बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। आदरणीय मोहन भाई जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हम सब के लिए सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद डॉक्टर साहब की बातें सुनने को मिली है। उनका उनकी बातें सुनना हमेशा ही मेरे लिए ही बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद अगर वो राजनीति नहीं करते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो मोटिवेशनल स्पीकर होते मदेश के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब अमेरिका में वैज्ञानिक की इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर और यहाँ पर राजनीति करने के लिए इसलिए आए हैं कि ताकि वो मधेश के अधिकार की जो बात हम कर रहे हैं, अ, उनका भी अपना कुछ योगदान हो सके। सबसे पहले जो सत्ता और अधिकार की बात हो रही है उसमें कई सारी बातों से डॉक्टर साहब की कई सारी बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। कि जब तक आप अधिकार प्राप्ति का रास्ता इस सत्ता से होकर गुजरता है, इस बात को जब तक हम अपने क्लियर कंसेप्ट नहीं रखेंगे तब तक राजनीति से हमें घृणा होती रहेगी, नेताओं के से हमें घृणा होती रहेगी। और एक गलत नैरेटिव हमारे अंदर बिठा दिया गया है राज्य सत्ता के द्वारा। यहाँ पे जो पहाड़ी सत्ता जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ से एक मधेश को लेकर जो गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया है हमारे मन में, ताकि मधेश कभी आगे नहीं बढ़ सके। और बहुत ही सोच समझ के ये नैरेटिव सेट किया गया है कि मधेसी नेता जो होते हैं, मधेसी राजनीतिक जो होते हैं, या मधेश के जो अधिकार कर्मी होते हैं, या मधेश के जो पत्रकार होते हैं, बस उनको और सत्ता को जोड़ के देखा जाता है। और इस तरह का एक माहौल नेपाल में बना दिया गया है मीडिया के जरिए। इस तरह का माहौल एक बना दिया गया है कि बस मधेसी नेता जो भी हैं वो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। मधेसी दल जो भी हैं उन्हें सिर्फ सत्ता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मंत्री बनने के लिए ही वो ये सब कर रहे हैं कह के इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। अरे ये हमें ये समझना होगा कि हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं। कोई सन्यासी बनने के लिए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर सन्यासी बनना होगा तो कमंडल लेकर हिमालय पर जाएंगे। हम सत्ता में जाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का अंतिम स्थान ही सत्ता होता है। जब हम सत्ता में रहेंगे, निर्णय के अधिकार, जो निर्णय करने का अधिकार होता है, उस जगह पर जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम किसी को भी कोई अधिकार दिला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं मेरा भी युवा मित्रों से जो बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं और उस नैरेटिव के साथ जी रहे हैं जो बचपन से, मतलब करीब 2-3 दशकों से हमारे अंदर एक बिठा दिया गया है कि ये मधेसी है, इनका काम सिर्फ सड़कों पे आंदोलन करना है। ये मधेसी हैं, इनका काम सिर्फ सड़कों पे पत्थर चलाना है, अनशन में बैठना है, इनका काम विद्रोह करना है, आंदोलन करना है। बस काठमांडू के सिंह दरबार से इन्हें दूर रखा जाए किसी भी तरह, जब तक कि वो कमजोर ना हो जाए। लेकिन जब वो कमजोर होते हैं, जब उन्हें बहुमत की आवश्यकता होती है, तब वही लोग आके इन्हीं मधेसी दलों के हाथ पैर जोड़ते हैं और इनको ले जाते हैं सत्ता में। और उस समय जो है तो बार्गेनिंग के रूप में थोड़ा बहुत अधिकार की प्राप्ति भी हमें होती है। ऐसा भी नहीं है कि मधेसी दल ने जो आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया, कोई भी अधिकार भी हमें नहीं दिला पाए, या अभी तक सिर्फ वो सत्ता में के लिए ही मरते रहे। ऐसा भी नहीं, ये भी एक गलत नैरेटिव सेट किया गया है काठमांडू की तरफ से, जिसको हमें समझना होगा। पहले तो ये कि मधेसी दल हैं, ये क्यों सत्ता में जा रहे हैं बिना मांग पूरा किए हुए। इस तरह की भावनाएं जो हमारे अंदर भर भर दी गई हैं, इससे हम लोग को निकलना पड़ेगा। इससे हम लोग को ये देखना सोचना पड़ेगा कि क्यों ये बातें हम कांग्रेस हिमालय माओवादी के लिए क्यों नहीं सोचते हैं। क्यों सिर्फ मधेसी दल के लिए, मधेसी नेता के लिए क्यों ये सिर्फ बातें हम करते हैं। और ये बातें उठाने वाले कौन है ये भी देखना होगा। ये बातें वही मधेसी उठाते हैं जो कांग्रेस हिमालय माओवादी में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको मधेसी दल को बदनाम करना है, उनको मधेसी नेताओं को बदनाम करना है, ताकि आगे के चुनाव में उसका उनको फायदा मिल सके। बहुत सारे अभी सोशल मीडिया होने के कारण बहुत सारे लोग मुखर भी हुए इस बात को लेकर। बहुत सारे युवा मित्र इस बात को जान भी गए हैं और वो खुद इसके पक्ष में वकालत भी करते दिखते हैं। लेकिन फिर भी हमें सबको ये समझाना ही होगा, हम जहां भी हैं, जिस काम में भी हैं, उस अपने अपने जगह से हमें सबको ये समझाना होगा कि हम कोई सत्ता के लिए अछूते नहीं है। पहली बात तो ये हमको सबको बताना होगा कि सत्ता में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी कांग्रेस हिमालय माओवादियों का अधिकार है।
और जब तक सत्ता में पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी अधिकार प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब की एक बात से और मैं सहमत हूं कि आखिर ये तो वही जनता है ना जो मधेसी अधिकार मांगते समय वो मधेसी दल से अधिकार मांगते हैं और वोट देते समय वो कांग्रेस वाले माओवादी को वोट देते हैं। तो इस बात को सिर्फ जनता का ही ये अधिकार नहीं है कि वो नेताओं से प्रश्न पूछे। ये हम जैसे सामाजिक अभियंता जो इस तरह के काम में लगे हैं, ये उनका भी ये काम है, उनका ये कर्तव्य है कि वो जनता से सवाल पूछे कि आखिर वो वोट देते समय आज भी मधेश में इतने बड़े आंदोलन हुए, इतने लोग शहीद हुए, मतलब इस बार तो 6-6 महीने का आंदोलन हुआ, बॉर्डर तक बंद सील कर दिया गया था। इस तरह का भयानक आंदोलन के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कौन है? तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। ये हमारी इस जनता के लिए शर्म की बात है। क्यों नहीं हम मधेसी दल को वोट देते हैं? वोट देते समय कांग्रेस वाले माओवादी को वोट देने वाले सबसे पहले वही लोग सवाल उठाते हैं कि अरे ये तो सत्ता के लिए चले गए, ये तो सिर्फ सत्ता के लिए मरते हैं, ये सिर्फ मंत्री बनने के लिए करते हैं। इस तरह के विचारों को हमें छोड़ना होगा। अगर हम सही में चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, अगर हम सही में चाहते हैं कि जो मधेश का एक सपना जो बहुत पहले से गजेंद्र बाबू ने देखा, उनसे पहले बहुत लोगों ने देखा, जो सपना हमारे डॉक्टर साहब ने देखा था, जिसके लिए हम सब उनके साथ कुछ समय तक आगे बढ़े थे। परिस्थिति बदली है, बदलते हुए परिस्थिति में अपने आप को बदलना ही भी राजनीति में रणनीति के तहत एक बहुत ही अच्छा होता है। कई सारे मतभेद हो सकते हैं डॉक्टर साहब के बीच में और बाकी लोगों के विचारों के बीच में, तो लेकिन एक सपना तो हम लोगों ने जरूर देखा है कि एक स्वतंत्र देश में हम रह सके। पता नहीं नेपाल में हम अपने आप को स्वतंत्र मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश लोग नहीं मानते हैं और वो दिन भी आएगा। ऐसा नहीं कि आज शुरुआत किया और कल ही आ गया है। साल में ऐसे कई पीढ़ियां खपानी पड़ती हैं आजादी पाने के लिए। हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ही 200 साल लग गए थे, कई पीढ़ियां खप गई थी, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब जाके आजादी मिल पाई है, सही मायनों की आजादी मिल पाई है। तो हमें भी ऐसे कई पीढ़ियां खपानी होगी, तब जाके। अभी तो शुरुआत है, लोग समझने लगे हैं। पहले तो लोग सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे, अब लोग समझने लगे हैं। हमारी पीढ़ी ये समझने लगी है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी और हमसे 2 कदम आगे बढ़ के वो कुछ न कुछ करेगी, मुझे ऐसा पूरा अ, तब जाकर हम इन सब बातों को एक आपस में हम जोड़ सकते हैं। जो एक और बात हमारे अनंत जी ने कहा था कि 88 बार मंत्री बन गए, ये हुआ वो हुआ। ईमानदारी पूर्वक हमें समीक्षा करने की जरूरत है हम सबको कि क्या 88 बार यदि मंत्री बने हैं तो क्या हमें एक भी अधिकार नहीं मिला है? ऐसा नहीं है। जो कुछ भी इस बार ही जब एक पार्टी जो ठाकुर जी की तरफ से जो बार्गेनिंग चल रहा था केपी ओली की तरफ से, शायद उनकी सत्ता बचाने के लिए सही, अभी हमारा पोजीशन इतना कमजोर है कि हम सिर्फ बार्गेनिंग के काम ही आ सकते हैं। और ये भी एक रणनीति के तहत ही होता है कि ठीक है, आप हमारा ये डिमांड पूरा कर दीजिए, हम आपकी सरकार बचाएंगे। आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम उसके बदले में आपको ये देंगे। ये गिव एंड टेक राजनीति में चलता तब तक चलता रहेगा जब तक मधेश की जनता जागेगी नहीं। जब मधेश की जनता जाग जाएगी, जब पूरा का पूरा उनका वोट का अधिकार हमें मिल जाएगा, तब उस समय की परिस्थिति कुछ और होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ना सही, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे अच्छे लोग राजनीति में आने बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर साहब आए, उनसे प्रेरणा लेकर कई दर्जन अच्छे लोग आए हैं। एक उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि आप चाहे कितना भी टॉप कर लीजिए, काम तो आपको उसी अनपढ़ के अंडर में ही रह के करना पड़ेगा। तो ये सोच, ये विचार जब हमारे अंदर आ जाए कि नहीं, हमें राजनीति में जाना चाहिए, हमें अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, तो धीरे धीरे समाज हमारा ऐसे ही बदलेगा। और समाज बदलेगा तो फिर हमसे हमारा अधिकार कोई छीन ही नहीं सकता है। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समय बहुत हो गया है, फिर कुछ बात आएगा तो मैं कहूंगा। डॉक्टर साहब, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।